Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Equity and Trust. आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी के बारे में, जिसको आप प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हो। इक्विटी का जो पूरा कंसेप्ट है ये इन्हीं मैक्सिम्स के ऊपर बेस्ड है। सो स्टार्टिंग विथ पहला मैक्सिम अगर हम देखें तो ये है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। जिस इंसान को चाहिए कि उसके केस में उसको इक्विटी द्वारा ट्रीट किया जाए, उसको फेयरनेस मिले, उसको जस्टिस मिले, तो उसको अपने सामने वाले इंसान के साथ यानी जो डिफेंडेंट होगा उसके साथ भी इक्विटी करना पड़ेगा। उसके साथ अगर वो फेयरली है, उसने जस्टिस किया है, उसने अपना पार्ट जो है बहुत ही फेयरली परफॉर्म किया है, तभी उसको इक्विटी मिलेगा। दूसरा जो मैक्सिम है दैट इज इक्विटी फॉलोज द लॉ। इक्विटी जो है स्टेचरी लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं करता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट करता है। बाय कॉम्प्लीमेंट आई मीन कि अगर कोई लॉ है जो कि पर्टिकुलर चीज को लेके कोई मेथड प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में इक्विटी जो है कभी भी लॉ के ऊपर नहीं होगी। जहां पे लॉ अगर खाली जा रहा है कि हाँ ये जो लॉ है पर्टिकुलर ये रेमेडी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वहां पे हम इक्विटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। कभी भी इक्विटी लॉ के ऊपर नहीं जाएगी, इक्विटी हमेशा लॉ के साथ चलती है, कॉम्प्लीमेंट करके। Equity does not replace statutory law but supplements it. If a statutory law provides a remedy, equity cannot override it unless the application of the law would result in an unjust outcome. This principle ensures that equity aligns with legal provisions, offering fairness where the law might fall short. जहां पे law कम पड़ेगा वहीं पे हम equity का concept use करेंगे। तीसरा मैक्सिम है, इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। इक्विटी ये कहता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो हर गलत के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी जरूर है इक्विटी के पास। दिस प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट फॉर एवरी लीगल रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी। इफ अ स्टेट्यूट डज नॉट प्रोवाइड एन एडिक्वेट रेमेडी, कोर्ट कैन अप्लाई इक्विटेबल रेमेडीज टू इंश्योर द जस्टिस इज सर्व्ड। चौथा मैक्सिम है, डीले डिफीट्स इक्विटी, जिसको हम लैचेस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसकी रेमेडी पाने के लिए, उसका राइट पाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आपने अननेसेसरी डिले किया तो आपका जो इक्विटेबल राइट है वो डिफीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इक्विटी फेवर दोज हु आर प्रॉम्प्ट इन सीकिंग लीगल रेमेडीज। इक्विटी हमेशा उनको फेवर करता है जो जल्द से जल्द रेमेडी पाने के लिए इच्छुक होते हैं। If a person delays unnecessary, unreasonable pursuing in a claim, equity may deny relief on the ground of laches, a doctrine that bars claim if there is an unreasonable delay in asserting them. हम जानते हैं लिमिटेशन एक्ट जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है। सेम वे इक्विटी भी उसी चीज की बात करता है कि अगर आप अननेसेसरली, आपके साथ 10 साल पहले अगर कुछ गलत हुआ है तो 10 साल बाद आप राइट लेने नहीं आ सकते हो कि इक्विटी आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगा। दैट इज व्हाट डिले डिफीट्स इक्विटी मैक्सिम सेज। पांचवा मैक्सिम है, इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम। पर्सोनम का मतलब होता है कोई पर्सनल इंडिविजुअल। अनलाइक कॉमन लॉ, जो कॉमन लॉ है वो पर्टिकुलर रेमेडीज जो ग्रांट करता है वो प्रॉपर्टी के लिए भी ग्रांट कर सकता है, इंसान के लिए भी ग्रांट कर सकता है, लेकिन जो इक्विटी है वो हमेशा रेमेडी प्रोवाइड करता है जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही ऑपरेट किया जाता है। जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, इंजंक्शन हो गया, ये सभी रेमेडीज जो है वो इंडिविजुअल के लिए हैं। इंडिविजुअल को बोलता है कि आप पर्टिकुलर एक्ट करो या मत करो, ये प्रॉपर्टी से डील नहीं करता है। This allows court to enforce orders such as injunction, specific performance requiring individual to act or refrain from acting in certain ways. छठवां मैक्सिम है, इक्विटी एड्स द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट। इसका जो प्रिंसिपल है ये लैचेस से ही रिलेटेड है। ये मैक्सिम कहता है कि इंडिविजुअल जो कि एक्टिव हैं जस्टिस पाने के लिए, जो इच्छुक हैं, जो जागरूक हैं कि हाँ मुझे जस्टिस चाहिए, उनको जस्टिस, इक्विटेबल रेमेडीज बहुत जल्द मिलती हैं। और जो लोग अननेसेसरीली डिले करते हैं या जो चाहता ही नहीं है कि मुझे रेमेडी या फिर राइट मिले, तो उसको इक्विटी राइट नहीं देता है। इक्विटी जो है वो इक्विटेबल राइट्स या फिर रेमेडीज सिर्फ उसी को देगा जो कि राइट और रेमेडी पाना चाहता है। सातवां मैक्सिम है, इक्वालिटी इज इक्विटी। इक्विटी जो है वो इक्वालिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इक्वालिटी की अगर बात करें तो लॉ जो है वो हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट देगा। अगर दो लोग हैं जिनका सेम राइट है तो लॉ उन दोनों ही लोगों को सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, ये कहता है ये मैक्सिम। इक्विटी ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इंडिविजुअल विद सिमिलर राइट एंड क्लेम शुड बी ट्रीटेड इक्वली। In case of joint ownership or conflicting claim, court divide the rights or interest fairly. कोर्ट हमेशा राइट और इंटरेस्ट फेयरली डिवाइड करेगा, ये कहता है इक्वालिटी इज इक्विटी।
8वां मैक्सिम है ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। अगर आप इक्विटी पाने जा रहे हो कोर्ट में तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। अब हाथ साफ होने का मतलब ये नहीं है कि डेटॉल से धुल के चले गए, नहीं। हाथ साफ होने का मतलब ये है कि आपने कभी किसी और के साथ या जिस क्लेम के लिए आप जा रहे हो उस क्लेम ने आपने सामने वाले इंसान के साथ गलत नहीं किया होगा। अगर आप अपना परफॉर्मेंस फेयरली जस्टिस के तरीके से किए होगे तभी आप कोर्ट में जाओगे इक्विटी का कंसेप्ट लेके। दिस डॉक्ट्रिन रिक्वायर्स द कोर्ट टू डिनाई इक्विटेबल रिलीफ टू अ पार्टी हु हैज वायलेटेड गुड फेथ विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लेम। अगर उस क्लेम के सब्जेक्ट में आपने गुड फेथ नहीं रखा है, आपने भी सामने वाले इंसान के साथ बेईमानी की है, तो वहां पे आपको इक्विटेबल रिलीफ नहीं मिलेगा। यही कहता है हमारा 8वां मैक्सिम। 9th मैक्सिम क्या कहता है? वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द लॉ प्रिवेल्स। अगर दो पार्टीज हैं और दोनों ही पार्टीज के जो क्लेम्स हैं वो सिमिलर हैं, इक्वल हैं और उनके राइट्स भी इक्वल हैं, तो उस केस में लॉ जो होगा वो प्रिवेल करेगा। अगर मैं ये बोलती हूं कि मैं और मेरा भाई हम दोनों का ही एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे सिमिलर राइट है, तो वहां पे उस केस में अब जो लॉ होगा, अगर लॉ ये कहता है कि बेटे को प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर फादर ने अपने विल में अगर बेटे का नाम लिखा है या बेटी का नाम लिखा है तो उसको प्रॉपर्टी जाएगी, तो उस केस में वहां पे जो लॉ होगा एप्लीकेबल वो लॉ प्रिवेल करेगा, वही लॉ फॉलो किया जाएगा। मूविंग ऑन टू 10th मैक्सिम। 10वां मैक्सिम क्या है? वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट टाइम शैल प्रिवेल। अगर दो पार्टीज हैं, दोनों के सेम क्लेम्स हैं, सेम राइट है, इक्वल है वो दोनों पार्टी, तो उस केस में जो पहले आएगा उस क्लेम को लेके उसका क्लेम जो है उसको पहले रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स दैट व्हेन टू और मोर पार्टीज हैव इक्वल इक्विटेबल क्लेम्स to something, the claim that arose first in time will take precedence। जो क्लेम पहले अराइज होगा वही क्लेम जो है पहले रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलती हूँ, सपोज ए है जिसने बी से, सी से और डी से लोन लिया हुआ है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे रख के उसने लोन लिया है, और सबसे पहले उसने लोन लिया है ए से। ए को उसने वही प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दी, उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को, और कहा कि 50,000 लोन दे दो। फिर उसने बी को भी उसी प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज किया और कहा कि मुझे 20,000 दे दो। फिर सी से कहा कि तुम 10,000 दे दो। तो इस केस में जो सबसे पहले जो क्लेम है वो ए का है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले रिलीफ मिलेगा वो ए को मिलेगा। यही कहता है हमारा 10वां मैक्सिम। 11th मैक्सिम क्या है? इक्विटी लुक्स अपॉन दैट हैज डन विच ऑट टू बी डन। इक्विटी ये मानता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट है जो कि परफॉर्म किया जाना था, तो इक्विटी ऐसा कंसिडर करता है कि वो परफॉर्म कर दिया जा चुका है। इक्विटी ट्रीट्स एन ऑब्लिगेशन एज फुलफिलमेंट व्हेन इट शुड हैव बीन, इवन इफ द फॉर्मल एक्ट ऑफ फुलफिलमेंट हैजंट अकर्ड। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए है और बी है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करने की बात की और बी ने उसका जो पेमेंट था वो पूरा पेमेंट ए को दे दिया। अब ए और बी दोनों रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे हुए हैं, पेपर साइन करने वाले हैं। तभी ए को आ गया हार्ट अटैक, जिसकी वजह से ए की हो गई डेथ। अब इस केस में इक्विटी ये कहता है कि क्योंकि बी ने अपना परफॉर्मेंस फुलफिल किया है, पैसा पूरा ए को दे दिया है, ए साइन करने ही जा रहा था, साइन हुआ नहीं था, फुलफिल हुआ नहीं है एक्ट, लेकिन ए करने जा रहा था, तो यहाँ पे इंटेंशन था, इसलिए इक्विटी ये मानेगा कि ये प्रॉपर्टी सोल्ड हो चुकी है। 12th मैक्सिम कहता है इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रादर देन द फॉर्म। इक्विटी ये कहता है कि इक्विटी के लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? इंटेंशन मैटर करता है। आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, गुड होना चाहिए, आपके मोरल वैल्यूज अच्छे होने चाहिए। लीगल मैटर में जो कोर्ट ऑफ इक्विटी है ये प्रायोरिटाइज करता है ट्रू इंटेंशन एंड सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर स्ट्रिक्ट अधरेंस टू लीगल फॉर्मेलिटीज और टेक्निकलिटीज। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, टेक्निकलिटीज हैं, अगर आपने उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी दिया है लेकिन आपका इंटेंशन जो था वो प्योर था, तो उस केस में इक्विटी जो है रिलीफ आपको देगा। 13th मैक्सिम ये कहता है कि इक्विटी इंप्यूट्स एन इंटेंशन टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन। ये आप एग्जाम्पल से समझो। सपोज ए ने बी से 50,000 रुपए जो है उधार पे लिए हुए थे। अब ए अपने मरने के टाइम पे उसने एक विल बनाया जिसमें उसने 1,00,000 की जो प्रॉपर्टी थी वो बी के नाम पे कर दी। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ये जो 1,00,000 की प्रॉपर्टी बी को दी गई है उसमें से वो जो 50,000 रुपए थे वो बी के लोन के थे, जो बी ने उधार पे दिए थे वो ए ने चुका दिए। तो ये कहते हैं कि जो इक्विटी है ये इंप्यूट करता है एन इंटेंशन टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन। अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है तो उस एक्ट को माना जाएगा कि आप अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हो। इफ समवन इज ऑब्लिगेटेड टू डू वन थिंग एंड डज अनदर एक्ट, आपको करना क्या था? आपको 50 रुपए देना था बी को, लेकिन आपने क्या किया? 1,00,000 की प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी।
तो ये माना जाता है दैट इज अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन, इक्विटी विल कंसिडर द लेटर एक्ट एज फुलफिलमेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन। इक्विटी ये मानेगा कि वो 50,000 रुपए उस 1 लाख रुपए में आपने पेमेंट कर दिया है। तो दीज वर ऑल द मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फॉर नोट्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।